नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए आपके अपने पवन सर का। हम जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे इसकी कड़ी में आज हमारा चौथा पेपर है। चौथा पेपर है, माइनर टेस्ट फोर्थ है और ये 25 तारीख को हुआ था। 25/5/2025 संडे को हुआ था। कब हुआ था? संडे को। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप पूछेंगे 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? 1972 को हुआ था। उसी के रेफरेंस में मनाया जाता है 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात 5 जून को मनाया जाता है। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर। तो पर्यावरण दिवस हो गया 5 जून। अब पूछता है कि 2025 की थीम क्या थी? तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता। तो देखो गाइस, ये है 2024 की थीम। 2024 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो 2024 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी, क्या थी? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की समस्या। अब हमसे पूछा है कि 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये किसकी थीम थी? 2025 की। ये किसकी थीम थी? 2024 की। हमसे क्यों एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि 2025 की बताओ। तो 2025 की तो गाइज यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है? जो जहाँ भी कुछ अजीब लगे, कुछ नया लगे, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, है ना। एग्जामिनर पूछता है 25 की, तो 25 की है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है ओजोन बचाओ विश्व बचाओ। ये ओजोन दिवस के बारे में होगा निश्चित रूप से। अब आप पूछेंगे कि सर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस के एक दिन बाद 15 तारीख और फिर 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है मैंग्रोव वन का संरक्षण। मैंग्रोव वन क्या होता है? देखो, जहाँ पर भी है ना समुद्र और नदियाँ में आपस में मिलती है, उस एरिया में क्या होता है, सपोज ये मान लीजिए ये समुद्र है और ये नदी आकर इसके अंदर मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ के जो एरिया होगा, यहाँ जवार भाटा, इस समुद्र में ये नदी आकर मिल रही है और यहाँ जवार भाटा आते रहते हैं, तो इस लोकल एरिया में बाढ़ की और बाकी सारी चीज़ों की संभावनाएं बनी रहती है, पानी में डूबने की। अब मैंग्रोव क्या होता है, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। मैंग्रोव क्या कुछ भी नहीं होता है, पेड़ होता है, पौधा कह सकते हैं हम, जो जल से जिसकी जड़ें निकली हुई होती है और इन सब की जड़ें आपस में गूंथी हुई होती है। आप एक अनुमान लगाइए इस चीज़ का। तो अब होता क्या है कि जैसे ही पानी आएगा, पानी अंदर आ सकता है, पानी बाहर भी जा सकता है, लेकिन जो इसके पीछे जो आदमी रहते हैं ना, वो अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो एक तरीके से मैंग्रोव क्या करता है कि जाली का निर्माण करता है। तो इस जाली से क्या होता है, इस जाली से क्या होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोकल जो लोग हैं वो समुद्र में बहकर नहीं चले जाते या उनके जो जान माल का नुकसान नहीं होता। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं प्राकृतिक दीवार। तो मैंग्रोव वनों का संरक्षण, ये भी अपने क्या कहते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम नहीं थी। अच्छा, मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हमने चारों ऑप्शन देख लिए। अब हमारा सवाल था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ओके गाइज, एक यहाँ पर मैं ना आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब भी किसी भी थीम को याद करो ना, हमेशा इंग्लिश में याद करना। मैं तो इंग्लिश में करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ना देखो, हिंदी में पता नहीं है, क्योंकि इन सारी थीमों का निर्माण होता है इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या करते हैं कि हिंदी में जब भी ट्रांसलेशन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे यूपीएससी 2018 का आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर स्टील प्लांट होता है, स्टील जो होता है फैक्ट्रियों में, स्टील प्लांट को लिखा हुआ है इस्पात पौधा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्लांट की कौन सी बात हो रही थी, कारखाने की, लेकिन हिंदी की तो क्या लिख दिया, इस्पात पौधा। तो हमेशा जब भी थीम याद करो इंग्लिश में याद करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। हरित ग्रह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये हमारी है प्यारी पृथ्वी। क्या है? ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इस प्यारी पृथ्वी के चारों तरफ ना कुछ गैसों का एक क्या कहते हैं जो ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या करता है कि जो सूर्य से जो विकिरण आते हैं उनको अंदर तो आने देता है। सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं, सौर विकिरण, उनको अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। अंदर तो आने दे रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। जब बाहर नहीं जाने देगा तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। यही हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं। हमसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है हरित ग्रह प्रभाव के बारे में। हमारा पहला ऑप्शन है, हरित ग्रह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। बिल्कुल करती है। मैंने अभी चित्र बना के बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ है, तो ये आप समझ सकते हैं कंबल का कार्य करती है। पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन, इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2 है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, HFC को
सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। HFC को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये भी सही बात है। चौथा ऑप्शन, जलवाष्प तथा धूल के कण हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है। अरे यार, गलत बात क्यों बोल रहे हो, ये भी उत्तरदायी है। तो ये हमसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो चौथा क्वेश्चन है भाई, जलवाष्प एवं धूल के कण भी हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको शुरू में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए है ना, आप ये मत सोचना कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आगे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। COP29 का आयोजन कहाँ हुआ? तो COP29 का आयोजन हुआ बाकू में। बाकू कहाँ है? तो बाकू है अज़रबैजान में, अज़रबैजान में। अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का जो दो देशों ने साथ दिया था, एक तो दिया था तुर्की ने, दूसरा दिया था अज़रबैजान ने दिया था। और बाकू जो COP29 सम्मेलन हुआ था वो अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। अच्छा, आप पूछेंगे कि अज़रबैजान ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया? तो इसका कारण एक है कि भारत अर्मेनिया का साथ देता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है, जैसे अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में विवाद चलता है, तो उसमें हम अर्मेनिया की टीम में हैं, तो अज़रबैजान ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की टीम में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो COP29 का आयोजन कहाँ होता है? तो बाकू अज़रबैजान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? सौर कलंक चक्र बिल्कुल उत्तरदायी है, वैश्विक उष्णता उत्तरदायी है, विवर्तनीय घटनाएं उत्तरदायी है, पर्यावरण धूलि परिकल्पना ये भी उत्तरदायी है, और ला नीनो ये भी उत्तरदायी है। फटाफट इन चारों ऑप्शन, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा पांचवा। इन चारों ऑप्शंस को कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है समझ लेते हैं। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक 11 दिन का सर्किल होता है, 11 दिन का सर्किल होता है। आप पूछेंगे कि सर इस 11 दिन के सर्किल के अंदर क्या होता है? सॉरी, 11 साल का सर्किल होता है। आप पूछेंगे कि इस 11 साल के सर्किल के अंदर क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता। पृथ्वी की जो सतह होती है, सूर्य की जो सतह होती है, सूर्य की सतह पर सौर कलंक बढ़ते जाते हैं और घटते जाते हैं। ये सर्किल 11 साल तक चलता है। जब सौर कलंक बढ़ेंगे तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जब सौर कलंक घटेंगे तो पृथ्वी के तापमान में कमी हो जाएगी। अच्छा, सौर कलंक होते किसकी सतह पर है? सूर्य की सतह पर होते हैं, पृथ्वी नहीं, आई रिपीट, सूर्य की सतह पर होते हैं। अच्छा, दूसरा ये ला नीनो प्रभाव क्या होता है? ला नीनो प्रभाव कुछ नहीं होता। दो टर्म होती है। एक टर्म होती है अल नीनो। क्या होती है गाइस? एक टर्म होती है अल नीनो, तो दूसरी टर्म क्या होती है? ला नीनो। जब अल नीनो आएगा ना, तो क्या होगा कि भारत का मानसून खराब हो जाएगा, फसलें तबाह हो जाएगी और भारत में अकाल की स्थिति हो जाएगी। जब ला नीनो आएगा, कौन सा? ला नीनो, नीचे वाला, तो भारत का मानसून बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय जलवायु को ला नीनो भी प्रभावित करता है, अल नीनो भी करता है। कुल मिला के ये पांचों के पांचों टॉपिक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारा क्या कहते हैं, जो असुमेलित कौन सा है? इनमें से असुमेलित जो सही नहीं है वो पता करना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, मैंने बिल्कुल बताया था। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये भी मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को नहीं होता, वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को। कब होता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाक से याद कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, 21 मार्च को। वानिकी दिवस दैट मीन्स फॉरेस्ट्री, जो पेड़ लगाने वाला, तो ये कब होता है? 21 मार्च को। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो पहले तो देखते हैं कि UNFCCC का मतलब क्या है। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस। UNFCCC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वापस रिपीट करता हूँ, शांति से सुनो। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो चलिए, हमारे इसमें सही नहीं है गाइस। शुरू के ना, पता नहीं इस बार जो 6-7 क्वेश्चन है ये थोड़े से ना हार्ड क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आने वाला है। थोड़ी दूर में आगे जाके आपको मज़ा आएगा, जब क्वेश्चन आपके हिसाब से आएंगे। जी देखो, या तो ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि इनमें मातापची करनी पड़ती है। शुरू के शायद 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। चलिए, सत्य कथन कौन से नहीं है, इनमें इनके बारे में देखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन पर UN, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क है, ये तो सत्य है। ये COP का आयोजन करता है, बिल्कुल सही बात है। और 1992 में गठित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, बिल्कुल ये भी सही बात है। चौथा ऑप्शन है ये IUCN तथा WWF का संयुक्त उपक्रम है। नहीं बेटा, IUCN और WWF का UNFCCC संयुक्त उपक्रम नहीं है। तो हमारा सही कथन कौन सा नहीं है? तो चौथा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया चौथा। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें कुछ पर्यावरण के समझौते दिए गए हैं, और वो समझौते किस चीज़ों के लिए हुए ये सामने दिया है। तो किगाली समझौता, किगाली कहाँ है? रवांडा। किगाली नाम की जगह कहाँ है? रवांडा कहाँ है? रवांडा है अफ्रीका में। ठीक है, युगांडा और रवांडा में कंफ्यूज नहीं होना। युगांडा की राजधानी तो है कंपाला। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताओ रवांडा की राजधानी क्या है। तो किगाली समझौता रवांडा में होता है, और ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये तो सही है। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में होता है, ओजोन परत संरक्षण, ये भी सही है। बेसल संधि स्विट्जरलैंड में होती है, और ठोस अपशिष्ट निपटन के लिए होती है, ये भी सही है।
क्योटो प्रोटोकॉल जापान में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर्द्रभूमि के लिए नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात बता दी। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, चलो क्योटो को समझते हैं। क्योटो होता है 1997 में। कब होता है क्योटो? क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 में, लेकिन ये होता है ग्लोबल वार्मिंग और बाकी पर्यावरणीय मुद्दों पर होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी पर्यावरणीय मुद्दों पर होता है, लेकिन हमें तो कहा आर्द्रभूमि संरक्षण, तो ये बात हो गई गलत। आर्द्रभूमि के लिए तो रामसर कन्वेंशन है ना, तो हमसे पूछा है कि असुमेलित युग में है, तो ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए कथन देखते हैं। तो पहला कथन हमारे बीच में क्या है, SO2 NO2 NH3 PM प्राथमिक प्रदूषक है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यूट्रिफिकेशन है, जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय नहीं, यूट्रिफिकेशन से तो जल प्रदूषण होता है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है तेल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु का एक उपचार है, जीवाणु से उपचार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर भी समुद्र में तेल का लीकेज हो जाता है वहाँ पर ये स्यूडोमोनास पुटिडा जो जीवाणु है उसको ले जाकर छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या करता है कि तेल का निस्तारण कर लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला और क्या कहते हैं तीसरा राइट है। दूसरा गलत क्यों है कि यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ तो इसने लिख दिया कम करता है, तो भाई गलत है। अब आप पूछेंगे सर यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि आपने तालाबों के अंदर क्या चीज़ देखी है? काई देखी होगी, शैवाल देखा होगे। तो होता क्या है, जब तालाबों में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वृद्धि हो जाती है, कमी नहीं, वृद्धि हो जाती है, तो उस पोषक तत्वों को क्या करता है, काई लेती है। काई और शैवाल लेकर क्या करते हैं कि उस पर ना काई और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। अब काई और शैवाल की मात्रा में वृद्धि होगी ना तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारी प्यारी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और पानी के साथ साथ जीवन उसका ऑक्सीजन भी है, तो मछली को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो मछली मर जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन जो है ना गाइस, यूट्रोफिकेशन क्या करता है, जल प्रदूषण को बढ़ाता है, हमें लिखा है कम करता है, तो भाई ये तो बात गलत हो गई। अब पूछ रहा है कि कथनों पर सत्य कथन कौन से है, तो पहला सत्य है और तीसरा सत्य है, दूसरा गलत है क्योंकि यूट्रोफिकेशन तो प्रदूषण को बढ़ाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया पहला और तीसरा। एक बार आप फटाक से नज़र कर लीजिए, हमारा सही ऑप्शन पहला और तीसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न प्रजामंडलों की स्थापना के अनुसार उनको सही कालक्रम में जमाना है, कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, इस हिसाब से हमें काम करना है। अब से मज़ा आना शुरू होगा, अब मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें अब आसान होने वाली है और हमने पढ़ी हुई ऐसी है। तो चलिए पढ़ते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 को। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 को। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1942 को। अब आप खुद देख लीजिए, सबसे पहले होती है शाहपुरा, फिर होती है कुशलगढ़, फिर होती है जैसलमेर, और सबसे लास्ट में मांगीलाल भव्य जी करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा फटाफट देख लीजिए, एक काम की चीज़ बताता हूँ। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की मांगीलाल भव्य ने, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1942 में भंवरलाल निगम ने, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मिट्ठालाल व्यास ने। सागरमल गोपा में कंफ्यूज मत होना, सागरमल गोपा जैसलमेर प्रजामंडल से ही संबंधित है, लेकिन जैसलमेर प्रजामंडल की जोधपुर में स्थापना होती है और कौन करते हैं, मिट्ठालाल व्यास। और शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित लोग कौन है? शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित 3 लोग बताता हूँ। रमेश चंद्र ओझा, आई रिपीट, रमेश चंद्र ओझा, अभय डांगी, रमेश चंद्र ओझा, अभय डांगी, लादूराम गोकुललाल ओसावा और लक्ष्मीकांत कोटिया। 5 लोगों के नाम बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 3 तो याद रखने हैं। कौन कौन से? शाहपुरा जब भी पूछे, रमेश चंद्र ओझा, अभयलाल डांगी और गोकुललाल ओसावा। ठीक है, तो हमारे इस हिसाब से हमारे सही क्रम हो जाएगा 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल के बारे में हमें बताना है कि बूंदी प्रजामंडल के बारे में सही कथन कौन सा है। तो 1937 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना ऋषिदत्त मेहता ने की थी। बिल्कुल ऋषिदत्त मेहता उस समय इसके अध्यक्ष थे। तो आप पूछेंगे कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी, जयपुर प्रजामंडल के टाइम में हुई थी। किसने की थी, तो कांतिलाल जैन ने की थी। कांतिलाल चौथानी नहीं, कांतिलाल चौथानी ने तो किशनगढ़ की थी। तो अपना कौन था, अपना है कांतिलाल जैन। ठीक है, तो देखो जैन छोटा वर्ड है ना, तो बूंदी भी छोटा वर्ड है। छोटा वर्ड दैट मीन्स लेटर्स में। ठीक है, तो बूंदी भी छोटा वर्ड है। कांतिलाल जैन ने 1931 में बूंदी की थी स्थापना। बाद में इसके कौन अध्यक्ष बने बूंदी प्रजामंडल के, तो ऋषिदत्त शर्मा साहब बने। कौन बने, ऋषिदत्त शर्मा साहब। अब ये सवाल की 1937 में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त शर्मा को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया, तो इस हिसाब से ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है बूंदी ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया था। नहीं, ऋषिदत्त मेहता जब चले गए थे ना, तो बूंदी का नेतृत्व किया हरिमोहन
हरिमोहन माथुर। किसने किया था? हरिमोहन माथुर साहब ने किया था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, हरिमोहन माथुर पहले अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो बूंदी राज्य प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष थे। सॉरी, बूंदी राज्य प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बूंदी राज्य प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? बूंदी राज्य प्रजा परिषद। बूंदी राज्य प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हरिमोहन माथुर थे। हरिमोहन माथुर। आप पूछेंगे कि सर ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ठीक है, तो हरिमोहन माथुर का संबंध है, ऋषिदत्त मेहता का संबंध है, कांतिलाल जैन का संबंध है। इन सब का संबंध किससे है? हरिमोहन माथुर, कांतिलाल जैन और ऋषिदत्त मेहता, इन सब का संबंध किससे है? तो बूंदी प्रजामंडल से। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि भोलानाथ मास्टर है। भोलानाथ मास्टर की जगह होना चाहिए हरिमोहन माथुर। तो हमारा सही कथन कौन सा होगा? केवल एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था और 1936 में मनाया गया था। ठीक है, ये रटने का सवाल है, फटाफट से देख लीजिए। कृष्णा प्रजामंडल 1936 और कहाँ पर? मारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1931 का होता है। आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है कि जो बीकानेर के महाराजा होते हैं, कौन होते हैं? गंगा सिंह। गंगा सिंह कहाँ जाते हैं? गंगा सिंह जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में। तो बीकानेर के कार्यकर्ता क्या करते हैं? गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक छाप देते हैं। बुक छाप के गोलमेज सम्मेलन में सबको दिखा देते हैं कि देखो देखो, ये जो यहाँ पर इतने बढ़िया अच्छे आदमी बन रहे हैं, ये अपने जो स्टेट है बीकानेर में कितने अत्याचार कर रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह को आया गुस्सा, तो वापस आकर उन्होंने किए अत्याचार। किस पर किए? हमारा सवाल यही है कि बीकानेर षड्यंत्र केस जो 1931 का है, इस बीकानेर षड्यंत्र केस 1931 से संबंधित कौन कौन नहीं है? कौन कौन इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, स्वामी गोपाल दास तो बीकानेर से फिक्स आदमी है। सत्यनारायण सराफ, ये भी बीकानेर से है। भंवरलाल सराफ बोले तो जोधपुर, सत्यनारायण सराफ बोले तो बीकानेर। बद्री प्रसाद, ये भी बीकानेर से। अभयलाल मेहता बीकानेर से नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अभयलाल मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। आप ना यूट्यूब की सेटिंग में जाकर मेरी आवाज़ धीमे कर सकते हैं। अच्छा, मैं तेज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो आपकी कंफर्ट के लिए मैं तेज बोल रहा हूँ। फिर भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप सब लोग समझदार है, भाभी मास्टरनियाँ हैं। और मतलब मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो धाड़ फाड़ लोग हैं एकदम। अभी फटाफट कुछ, अगर आपको क्लास कुछ अच्छी लग रही है तो कुछ अच्छे से कमेंट करिए। मैं और मेरी सिस्टर आपके कमेंट्स पढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर हुआ था। मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था? कि सत्यनारायण सराफ बोले तो बीकानेर, भंवरलाल सराफ बोले तो जोधपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में तो जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पंडित गौरीशंकर ओझा के नेतृत्व में अजमेर में हुआ था, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो अगला ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तीनों ही सही है, तो फटाफट आप तीनों देख लीजिए स्क्रीन पर, तीनों ही सही है। तो हमारा उत्तर हो गया 1 2 3। ये इजी क्वेश्चन था, आपको फैक्ट आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रजामंडल दिए गए और उनके संस्थापक कौन कौन है ये बताना है। तो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? किशनलाल जोशी, राइट है। बूंदी के कांतिलाल जैन है, कांतिलाल चौथा नहीं, कांतिलाल जैन। जैसलमेर के मीठालाल व्यास, बिल्कुल ये भी सही बात है। कुशलगढ़ का लादूराम व्यास नहीं। कुशलगढ़ के कौन है? कुशलगढ़ के कौन है? तो गाइज आपको पता होगा कि कुशलगढ़ के भंवरलाल निगम है। कौन है? भंवरलाल निगम। देखो कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम है, भंवरलाल निगम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा हो गया? तो कुशलगढ़ का गलत हो गया। अब चलो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में, जब जयपुर की होती है। जैसलमेर की होती है 1945 में। कौन करता है? मीठालाल व्यास करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जोधपुर में करते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम साहब ने की थी। और कब की थी? 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, रोक कर वीडियो को। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, के साथ संधि की। अब ये संधि पहले किसने की और बाद में किसने की, ये बताना है। तो गाइस ये है ना, आपके पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। मुझे तो पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि 1817-18 में सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन है उनमें से सबसे पहले ये संधि की थी उदयपुर ने, उदयपुर के बाद की थी बूंदी ने, बूंदी के बाद की थी बीकानेर ने, और बीकानेर के बाद की थी जयपुर ने। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। ठीक है, फटाफट आप देख लीजिए 4 2 3 1। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रटने का सवाल है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। बुक निकालिए, फटाक से आप रटिए, चीज़ों को समझिए और ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में हमें विचार करना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नहीं बेटू, 10 मई को नहीं हुई थी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में हुई थी 28 मई को।
28 मई को हुई थी, 1857 को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद में हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद में। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। फटाक से देखिए गलत क्यों हुआ? 10 मई दी हुई है, लेकिन शुरुआत कब हुई थी राजस्थान में? 28 मई को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गलत। अब दिखा हुआ है कि राजस्थान में क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस थे, बिल्कुल सही बात है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व तो जयदयाल एवं मेहराब खान ने किया था, बिल्कुल सही बात है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये कविता है ना बांकीदास की है, बांकीदास, लेकिन यहाँ सूर्यमल मिश्र ने लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि बांकीदास कौन थे, तो साहब बांकीदास कौन थे? आसिया, बांकीदास आसिया था इनका नाम था। और बांकीदास का संबंध कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर के कौन से राजा से? जोधपुर के राजा मान सिंह। जोधपुर के राजा कौन थे? मान सिंह। तो बांकीदास का संबंध किससे? जोधपुर के राजा मान सिंह। और बांकीदास ने कौन सी बुक लिखी? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बांकीदास आसिया, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इनकी बुक थी, और जोधपुर के राजा मान सिंह के आश्रित कवि थे। इस हिसाब से आप देखिए हमारा पहला गलत है और चौथा गलत है। पहला गलत तारीख की वजह से 28 मई होना चाहिए, और चौथा गलत है कि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है, लेकिन हमारा यहाँ होना चाहिए आसिया बांकीदास। तो 1 और 4 गलत है। ठीक है, हमसे पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन 2 और 3 है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज मुझे पता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ। आप ना यूट्यूब की सेटिंग में ऑप्शन होता है कि आप आवाज़ को तेज़ या धीमे कर सकते हो, तो आप फटाक से कर लीजिए ना, जैसा आपको कंफर्ट लगे। आपका कंफर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलनियावास के सामंत कौन थे? ये फैक्ट है, फटाक से दिमाग में कर लिए। आलनियावास के अजीत सिंह। अजीत सिंह कहाँ के थे? आलनिया का अजीत सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह। मेरे साथ रिपीट करो, आलनियावास के अजीत सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह। 1857 में आलनियावास के कौन थे? तो अजीत सिंह थे। 18 नंबर क्वेश्चन। वृहत राजस्थान के निर्माण को लेकर राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया साहब ने किया था। राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी। किसने बनाई थी? राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। क्या बनाई थी? राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? राजस्थान आंदोलन समिति किसने बनाई थी? तो राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। तो पहला ऑप्शन तो राइट हो गया। दूसरा, जयप्रकाश नारायण ने उदयपुर में आम सभा की थी वृहत राजस्थान के निर्माण को लेकर, बिल्कुल। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन राइट है, दोनों ही ऑप्शन राइट है कि राजस्थान आंदोलन राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने उदयपुर में सभा की थी। तो सत्य कथन बताना है, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित चीज़ों पर विचार करना है। तो मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के बारे में 17 मार्च 1948 या 18 मार्च, 17-18 कुछ भी लिखे, कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो 17 मार्च को बनाया था और 18 मार्च को उद्घाटन हुआ था। तो मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 सही है। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 सही है। संयुक्त राजस्थान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को होता है। देखो वृहत राजस्थान जो होता है ना, क्षेत्र शुक्ल एकम 2006 विक्रमी। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई आपको डेट तो याद है, एग्जाम में क्यों पूछेगा? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि हम तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस नहीं मनाएंगे, चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे। तो चैत्र शुक्ल एकम 2006 विक्रम संवत को। ठीक है, 2006 कौन सा? ये हमारी इंग्लिश डेट नहीं, विक्रम संवत की बता रहा हूँ। तो वृहत राजस्थान। अब आप पूछेंगे कि सर संयुक्त राजस्थान का क्या टंटा है? तो कहीं संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल को हुई थी। हमने एग्जामिनर ने क्या गलत लिख दिया है? कुछ गलत नहीं लिखा है, उसने लिख दिया 15 मई। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 2006 क्यों लिखा है? विक्रम संवत 2006 30 मार्च के रेफरेंस में लिखा है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि 18 मई को हुआ था, 18 मई 1948। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया था? 1 नवंबर 1956 मतलब 7वां चरण। चलिए 7वें चरण में माउंट आबू को राजस्थान में डाला, ठीक है। सुनील टप्पा को राजस्थान में डाला, बिल्कुल ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में डाला, ठीक है। सिरोज को राजस्थान में नहीं डाला था, सिरोज को तो एमपी को दे दिया था। देखो ऐसे याद रखो कि सुनील तो राजस्थान में आया और सरोज, हमारी बहन बेटी जैसे शादी करके किसी और घर जाती है ना, तो सरोज और घर चली गई, मतलब सरोज तो चली गई एमपी में। एग्जाम में गलत करके आते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे, आज फटाक से ट्रिक देख लो। सुनील तो घर का छोरा था तो घर में रहा, सरोज बहन बेटी थी तो बहन बेटी अपने ससुराल गई, दैट मीन्स एमपी गई। तो इस हिसाब से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा राइट है। और चौथा सरोज आया नहीं था, सरोज तो गई थी, ठीक है। कहाँ गई थी? एमपी गई थी, ठीक है। 1 2 3 हमारे राइट हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के षष्ठम चरण, षष्ठम मतलब 6th चरण, षष्ठम चरण के बारे में विचार करना है। इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। सिरोही का किया था लेकिन आबू और देलवाड़ा का नहीं किया था। छठे चरण में आबू और देलवाड़ा का 7वें चरण में किया था। दूसरा ऑप्शन, इस चरण में सिरोही के आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव राजस्थान में डाल दिए गए थे, शेष बॉम्बे में नहीं।
आपने सिरोही को ही डाला था, आबू और देलवाड़ा को गुजरात में रखा था छठे चरण में, बाद में 7वें में आपने डाल दिया था राजस्थान में, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सिरोही राजपूताने की एकमात्र रियासत थी जिसका विलय 2 चरणों में हुआ, बिल्कुल सही बात है कि पहला छठे चरण में हुआ, दूसरा जो आबू और 7वें चरण में आई। तो इस हिसाब से हमारा पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है। तो हमारे सही कथन कौन सा हो गया, 1 और 3 हो गया। दूसरा गलत क्यों है कि आबू और देलवाड़ा छठे में नहीं आए थे, 7वें में आए थे। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25 से 26 जून को सम्मेलन का आयोजन किया था? राजस्थान यूनियन का संबंध उदयपुर के महाराजा कौन थे? राजस्थान यूनियन जब भी पूछे, उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको, देखो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, रिपीट करना, स्क्रीनशॉट लेना, एग्जाम में आने वाला है। मेरी अभी अभी आरपीएससी में बात हुई है, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आएगा जरूर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ना स्टार बना देता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनको काल क्रमानुसार जमाना कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, कुंदन हत्याकांड कब होता है? तो इसको सबसे हम ना पहले मैं आपको सारे हत्याकांड का ना टाइम पीरियड बता दूंगा। उसके बाद ना मैं क्या करूँगा कि उसके बाद ना मैं आपको इसको हम क्रम में जमा लेंगे। तो कुंदन हत्याकांड होता है 1935 को, 25 अप्रैल 1935 को। निमूचना होता है 14 मई 1925 को। कुंदन होता है 25 अप्रैल 1935 को, निमूचना होता है 14 मई 1925 को। गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1923 को। ठीक है, और बीरबल कब होता है? तो बीरबल होता है 1 जुलाई 1946 को। अब आप खुद जमा के देखो, सबसे पहले 4, सबसे पहले आएगा 3, फिर 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। अपने को डेट के हिसाब से जमाना है, मैंने सबकी डेट लिख दी है और आप खुद जमा सकते हैं कि 3, 4, 2, 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद करने लायक है, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में किन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 2 प्रजामंडल की हुई थी, जयपुर और बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में असत्य कथन बताना। असत्य क्या है? चलिए, शार्दुल सिंह जो बीकानेर के थे, उन्होंने राजपूताना के पहले शासक थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रियासती विभाग ने शासकों को प्रीवी पर्स के रूप में 10 लाख देना तय किया, बिल्कुल सही बात है। तो आप पूछेंगे कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख क्यों देते थे? भूपाल सिंह को 20 लाख अलग टेक्निक से देते थे। 5 लाख तो देते थे महाराज प्रमुख की पोस्ट का, और 5 लाख देते थे उनको धार्मिक कार्यों के लिए, और 10 लाख मिलती थी प्रीवी पर्स। तो ऑटोमेटिक 20 हो गए ना। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था कि अपन तो सबको 10 लाख से ज़्यादा किसी को देंगे नहीं। तो पहला और दूसरा राइट है। तीसरा है, राजस्थान का एकीकरण होता है 8, 7, 14 दिनों में, बिल्कुल सही बात है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में होता है। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो गए, 1, 2, 3 तीनों ही राइट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि तीनों तो राइट हो गए, लेकिन यहाँ लिखा नीमराना ठिकाने का विलय द्वितीय चरण में होता है। नहीं, नीमराना का होता है पहले चरण में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहले तीनों राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वागड़ सेवा मंदिर का जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एक संस्था का सामने नाम दिया गया हमें, और सामने उस संस्था का निर्माण किसने किया है। और हमसे एग्जामिनर ने पूछा असुमेलित कौन सा है। भाई, किस संस्था का किसने नहीं किया होगा, वो ये असुमेलित होगा। तो वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांडेलाई आश्रम का निर्माण माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर में किया था, ये भी सही बात है। भील सेवा मंडल का निर्माण किसने किया था? अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने किया था, जिसको ठक्करलाल बापा बोलते हैं। हरिजन सेवा समिति का चिमनलाल मालोत ने किया था? नहीं, चिमनलाल मालोत ने क्या किया था? मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताता हूँ। शांति सेवा कुटीर, शांति सेवा कुटीर, शांति सेवा कुटीर का निर्माण किसने किया था? तो शांति सेवा कुटीर का निर्माण किया था चिमनलाल जी ने। चिमनलाल जी ने कब किया था? 1930 में किया था। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो हरिजन सेवा समिति का चिमनलाल मालोत ने नहीं किया था। चिमनलाल मालोत ने क्या किया था? शांति सेवा कुटीर का किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। चिमनलाल मालोत ने किसका गठन किया? शांति सेवा कुटीर का किया था, 1930 में किया था। अब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि हरिजन सेवा समिति जो हमारा गलत हुआ है ना, हरिजन सेवा समिति का गठन किसने किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। फटाफट मैं देखूंगा ये कमेंट बॉक्स में कौन कौन कमेंट करता है। एक लड़का है, क्या नाम है उसका, चलो मैं उसका ना, एक लड़का और क्या कहते हैं जो, चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना। सुभाष प्रजापत और एक लड़की जिया कटेवा, दोनों भाई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे सीरियस एस्पिरेंट आप लगते हो, है ना। सुभाष प्रजापत और जिया कटेवा,
ठीक है, अगर आप लोगों ने ये बात सुनी है कि 26 नंबर क्वेश्चन पर आपका जिक्र हुआ है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों के जो बाकी सब लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं और आप लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप सर को भी कुछ सिखा के जाते हो, है ना। तो जिया कटेवा और सुभाष प्रजापत, ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी कोई बुरा नहीं माने, है ना, मैं सबके कमेंट्स आज के इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा जितना भी संभव हो पाएगा मेरे, जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, और आगे से ये सीरीज चलती रहेगी, जो भी अच्छे कमेंट्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 27 नंबर क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल 1881 में राजस्थान में भील आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस भील आंदोलन का केंद्र कौन सा था? भील आंदोलन का केंद्र था बारापाल। ठीक है, भील आंदोलन का केंद्र था बारापाल। अच्छा, फटाफट आगे के फैक्ट समझते हैं। बारापाल कहाँ है? उदयपुर में है। और भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोमती, नीमा, खेमा और जोईता। आई रिपीट गाइस, गोमती, नीमा, खेमा और जोईता, इन्होंने बारापाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भील आंदोलन था 1881 में हुआ था ये आंदोलन। और उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? सज्जन सिंह थे। नाम तो बड़ा सज्जन है, लेकिन भीलों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीकर आंदोलन से संबंधित नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि सीकर आंदोलन से संबंधित कौन सा आदमी नहीं है? टीकूराम पालीवाल बिल्कुल सीकर आंदोलन से, देशराज सीकर आंदोलन से, हरलाल सिंह खर्रा सीकर आंदोलन से, दरबारा सिंह सीकर से थोड़ी है। दरबारा सिंह तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे, जिनकी सबसे पहले पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा दरबारा सिंह, ऑप्शन 4। ठीक है, संबंधित नहीं है तो दरबारा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, रेवती शरण उपाध्याय सब भरतपुर प्रजामंडल से थे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा या याद हो जाएगा। तो गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी और रेवती शरण उपाध्याय किससे संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान गठन के पंचम चरण के दौरान गठित संयुक्त बृहत राजस्थान, पंचम चरण संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, इस समय कितनी रियासतें एवं ठिकाने राजस्थान में थे? तो इसको एक चलिए आराम से समझते हैं। अपने से पंचम चरण के टाइम कितनी थे ये पूछा है ना, पंचम के टाइम। तो देखो, पहले में क्या थी? पहले के अंदर 5 थे। 5 कैसे थे? 4 रियासत, 1 ठिकाना। कौन सा ठिकाना? नीमराणा। दूसरे चरण में क्या थे? 10 थे। 10 कौन से थे? एक तो कुशलगढ़ क्या कहते हैं जो ठिकाना, और 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान की। तीसरे चरण में क्या था? तीसरे में एक ही था, उदयपुर, जिसे संयुक्त चरण कहा जाता है। चौथे के अंदर क्या था? चौथे के अंदर चार ऐड हुए थे। 4 कौन कौन से ऐड हुए थे? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो अब आप, ठीक है, अब आप गिनो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गए 5, 10, 15 और ये हो गए 20। ठीक है, 20। तो टोटल कितने इस समय थे? इसके अंदर टोटल थे 20। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा पंचम चरण के दौरान संयुक्त बृहत राजस्थान जब बनाया गया था उस समय कितने थे? तो उस समय साहब 20 थे। ठीक है, इस चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। कोई चीज़ आपके कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना, क्योंकि 20 ही होंगे ना, क्योंकि देखो 5, 10, 1 और 4 तो 20 हो गए। तो इसका हमारा सही जवाब हो गया 20। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं सारे कमेंट का एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो चतुर्थ चरण में किसके नेतृत्व में हुआ था? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसान आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में सही सुमेलित करना है। देखो, उदासर किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? चौधरी जीवन राम ने किया था। बिल्कुल सही बात है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था, इसका नेतृत्व नयनू राम ने किया था। अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व माधव सिंह ने किया था। लेकिन दूधवा कारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हनुमान बुढ़ानिया ने किया था। किसने किया था? हनुमान बुढ़ानिया। तो हनुमान बुढ़ानिया ने किया था। ठीक है, हनुमान बुढ़ानिया। तो इस हिसाब से हमारा गलत कौन सा ऑप्शन हो गया? तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया तीसरा रमेश चंद्र सुतार जी लिखा हुआ है, लेकिन रमेश चंद्र सुतार जी नहीं होकर यहाँ पर होगा हनुमान बुढ़ानिया। ठीक है, हनुमान बुढ़ानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है, से संबंधित कथनों पर विचार करना है। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक लिखी। बिल्कुल सही बात है, रट लो। बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विजय सिंह मेहता। ठीक है, पहला राइट है। दूसरा, मगाराम वेद ने 1942 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। यार, मगाराम वेद जी ने 1942 में थोड़ी की थी, मगाराम वेद ने तो की थी, लेकिन 1936 में की थी। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल ने 25
अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया, बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा 1 और 3 सही हो गया, दूसरा गलत हो गया क्योंकि 1942 लिखा हुआ था, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। तो हमारे सही उत्तर हो गया 1 और 3। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सही उत्तर हो गया 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक ने बेरी साल में ऊपरमाल किसान बोर्ड का गठन किया था, बिल्कुल किया था। कब किया था? 1917 में किया था। पहला तो राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो ये हो गया गड़बड़ क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा बाद में आए थे। तीसरा ऑप्शन, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने सर्वप्रथम बिजोलिया किसानों की मांगों को लेकर महाराणा से मुलाकात की थी, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 राइट है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर उन्होंने ये काम नहीं किया था। ठीक है, तो ऊपरमाल किसान बोर्ड का गठन कब होता है? 1917 में होता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया 1 और 3, 1 और 3। ठीक है गाइस, ये इस बार के जो क्वेश्चंस है ना थोड़े से डीप है, तो जो बच्चा वास्तव में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वास्तव में सिलेक्शन को लेकर सीरियस है ना, उसको तो आएगा मज़ा। जो मतलब ठीक है कि एमआई की ठीक है, घर वाले पैसे दे रहे हैं, टाइम पास कर रहा है, वो देखेगा कि साहब मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भाई मज़ा यहाँ नहीं आता है। ठीक है, पढ़ाई में मज़ा, जब सीरियस होकर आप पढ़ाई करोगे तभी मज़ा आएगा, है ना। तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। और गोविंद गिरी जी ने कब कहाँ की थी भगत पंथ की स्थापना, कब और कहाँ की थी? तो भगत पंथ की स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी। कब हुई थी भगत पंथ की स्थापना? 1911 में हुई थी और बेड़सा गांव में हुई थी। तो ऑप्शन 2 राइट हो गया। ठीक है, और किसने की थी? गोविंद गिरी जी ने की थी। क्या की थी? भगत पंथ की स्थापना कब की थी? 1911 में की थी। कहाँ की थी? बेड़सा गांव में की थी। मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? खेरवाड़ा में है। मेवाड़ भील कोर का गठन कब होता है? 1841 में होता है। ठीक है, 1841 में होता है, लेकिन एक 1836 में ना आउटस्ट्रम नाम के एक क्या कहते हैं, जो 1937 में जेम्स आउटस्ट्रम ने ना मेवाड़ भील कोर का गठन करने का सबसे पहले सुझाव दिया था। और 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ भील कोर का गठन होता है और इसका मुख्यालय उदयपुर में कहाँ रखा जाता है? खेरवाड़ा में रखा जाता है। तो ऑप्शन 3 राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ के निम्नलिखित राजनीतिक गठनों को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कब कर पाते हैं? जब हमको पता होता है कि कौन से संगठन की स्थापना कब हुई है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में। कुछ पुस्तकों में 1920 भी लिखा हुआ होगा, लेकिन 1919 मुझे ठीक लगता है और मैंने धिंदवाल और जैसी कुछ पुस्तकें चेक किए तो 1919 है। फिर मारवाड़ किसान सभा की गठन होता है 1941 में। 1941 में 27 जून को होता है। फिर आता है मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इसका होता है 1930 और 1931 के मध्य होता है। अब आप कहेंगे, अब इस हिसाब से पहले तो इसको जमा देते हैं अपन। जो क्वेश्चन में पूछा है कि पहले से बाद में, तो सबसे पहले 1 नंबर की होती है, फिर 3 नंबर की होती है, फिर 2 नंबर की होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 3 2, 1 3 2। चलिए अब ना आप सोच रहे होंगे सर ये मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। ठीक है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है उसको ये बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश का गैप है। ठीक है, अब तीनों की संस्थाओं की स्थापना कब हुई आपने देख लिया। अच्छा, अब आपको पता है कि ये मैं आगे बताता हूँ, है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे करता हूँ। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस या मारवाड़ राज्य लोक परिषद का 1931 में ना पुष्कर कहाँ? अजमेर में पुष्कर में ना प्रथम सम्मेलन होता है। इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? चांदकरण सुराणा करता है। कौन करता है? सुराणा जी करते हैं। ठीक है, सम्मान देना चाहिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सम्मान के हकदार है, तो सुराणा जी बोलूँगा मैं। ठीक है, तो चांदकरण सुराणा जी के नेतृत्व में क्या होता है कि 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन होता है। कब होता है? 1931 में होता है। कहाँ होता है? पुष्कर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन अंग्रेजों द्वारा भीलों के दमन हेतु किया गया था। बिल्कुल सही बात है, जोधपुर लीजन का गठन किसके लिए किया गया था? भीलों के दमन हेतु किया गया था। यहाँ तक तो सही है। दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ भील कोर का प्रस्ताव 1837 में आउटस्ट्रम ने दिया था। मैंने जस्ट ऊपर बताया था, 1837 में प्रस्ताव दिया, 1841 में 1 जनवरी को गठन हुआ था, ये भी सही है। तीसरा, खेरवाड़ा तथा कोटड़ा में मेवाड़ भील कोर की 2 छावनियों की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। इस हिसाब से इसके तो तीनों ही ऑप्शन राइट है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन का पता करना है। 3 जून 1857 को नीमच में सैनिक विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही बात है। क्रांति के दौरान देवली में कोटा कॉन्टिंजमेंट नामक रेजिमेंट तैनात थी, बिल्कुल सही बात है। एरिनपुरा छावनी में भील रेजिमेंट ने थोड़ी किया था, ठीक है। और नीमच छावनी में विद्रोही सैनिकों के लिए शाहपुरा के जागीरदार ने रसद की व्यवस्था की थी। तो देखो, पहला सही है, दूसरा सही है,
चौथा सही है। अब आप पूछेंगे कि तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि एरिनपुरा में भील नहीं थे, 15वीं और 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी, ठीक है। यहाँ तक सॉरी 15वीं और 3री नेटिव बंगाल इन्फेंट्री एरिनपुरा में नहीं थी। एरिनपुरा में कौन थे, एरिनपुरा में लोकल जोधपुर लीजन थी। कौन थी, लोकल जोधपुर लीजन, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जोधपुर लीजन थी, तो इस हिसाब से हमारा तीसरा गलत है और पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो माइक दिला दो अपने सर को। मस्ती कर रहा हूँ, है ना गाइज। वैसे भी मुझे इस यूट्यूब चैनल से कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, बस बहन बेटियों के सम्मान में कर रहा हूँ। यूट्यूब स्टूडियो, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो ना, तो यूट्यूब स्टूडियो में सब बताता है कि आपके व्यूवर्स कौन है। तो मेरे 81% व्यूवर्स जो है वो फीमेल्स है। तो मैंने थोड़ा सा शुरू में मैं कंफ्यूज था, फिर मुझे समझ में आया कि फीमेल्स क्यों है, क्योंकि देखो महिलाओं को घर परिवार चलाना होता है और वो बाहर जाकर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते ना। तो मुझे ये यूट्यूब चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है और मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, बट ठीक है, हमारी बहन बेटियां घरों में पढ़े और अच्छी बात है। मैं उनके सम्मान में ये काम करता रहूँगा आगे भी, सारे के सारे 18 पेपर करूँगा, है ना। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यार। आप लोग सब्सक्राइब भी जचे तो करो, बट यार कमेंट तो कर ही सकते हो ना, लाइक तो कर ही सकते हो ना। मैं तो दो ही चीज़ कहता हूँ, लाइक और कमेंट कर दो फ्री में, मतलब ठीक है यार, क्या बोलूँ मैं, चलो आप समझ जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनवासी सेवा संघ से संबंधित नहीं है। वनवासी सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या वनवासी सेवा संघ से संबंधित है, भूरेलाल भैया वनवासी सेवा संघ से संबंधित है, राजकुमार मानसिंह भी वनवासी सेवा संघ से संबंधित है, मोतीलाल तेजावत जी नहीं है ना। मोतीलाल तेजावत जी एक ही आंदोलन से संबंधित है, तो इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखो एक ट्रिक बताता हूँ, इनके अधिवेशन याद रखने की ट्रिक होती है दान, ठीक है। अब ना फटाफट देखते हैं। पहले तो देखो कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1918 में होती है, ठीक है। अब ना इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो इसका पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में, पहला दिल्ली में। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, दूसरा अधिवेशन होता है आगरा में। तीसरा अधिवेशन होता है अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन, मैं इसको रिपीट करता हूँ, है ना। दान से आप याद रखिए, पहला अधिवेशन दिल्ली में होता है, दूसरा अधिवेशन इसका होता है अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन होता है इसका अजमेर में, चौथा अधिवेशन होता है नागपुर में। और जो नागपुर का अधिवेशन होता है उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, तो गणेश नारायण सोमानी करते हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में पूछा है कि चतुर्थ अधिवेशन की गणेश नारायण सोमानी करते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, है ना। पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में, दूसरा अधिवेशन होता है अमृतसर में, तीसरा होता है अजमेर में, चौथा होता है नागपुर में। एग्जामिनर ने पूछा है कि नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गणेश नारायण सोमानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल सही बात है, ठोको राइट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार ने 15 जनवरी 1948 को A.N. सुप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय किया था। अरे भाई नींद में हो क्या, संयुक्त राजस्थान में थोड़ी किया था, शंकरदेव समिति की सिफारिश पर किया था। आई रिपीट, शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ था, लेकिन संयुक्त में नहीं हुआ था, वृहत में हुआ था। तो ये तो हो गया गलत। तो इस हिसाब से हमारा सही कौन सा ऑप्शन होगा, सही होगा 1 और 2। गजब खतरनाक सवाल पूछा है, एकदम गजब सवाल है वास्तव में। तो इसका क्योंकि संयुक्त लिखा ना, तो अपने को क्या करते हैं, जो 1 और 2 इसके राइट होंगे, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं 1 और 2 राइट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में पता करना है। जानकी देवी बजाज जो जयपुर से संबंधित थी, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की, बिल्कुल सही बात है। अंजना देवी चौधरी ने सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी, बिल्कुल सही बात है। रमा देवी ने बिजोलिया किसवन आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तीनों ही महिलाओं के संदर्भ में तीनों ही बातें राइट है, तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो गया 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है, 1942 को होता है, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है, 1942 को होता है। किसके बीच होता है, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके बीच में होता है। आज़ाद मोर्चे का गठन जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में होता है, बिल्कुल सही बात है, 1942 में होता है। कौन करता है, बाबा हरिश्चंद्र करते हैं। कौन करता है, बाबा हरिश्चंद्र। तो पहला भी सही है, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, और दूसरा भी सही है, आज़ाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र करते हैं। तो हमसे पूछे कौन से सत्य है, तो दोनों ही सत्य है, तो ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता हीरा भाई किंकर थे। हीरा भाई किंकर की वाइफ थी अंजना देवी किंकर, हमेशा एग्जाम में याद रखना है ना, ठीक है। और
सूरज देवी माथुर भी थी, ठीक है, सेठ मोतीलाल कोई नहीं था और सावित्री देवी भी थी। तो जोधपुर से संबंध इन तीनों का है और सेठ मोतीलाल है नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गाइज, ये सब क्वेश्चन ना आपको पढ़ने पर ही आएंगे ना, मैं तो मतलब आपकी हेल्प कर सकता हूँ ना, आप पढ़ेंगे ठीक है तो ही आपको चीज़ें दिमाग में क्लियर होगी। 1818 में उदयपुर में हुआ भील आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। 1818 में उदयपुर में भील आंदोलन के कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देसी सेनाओं को भंग कर दिया था। बिल्कुल ये सही बात है, देसी सेनाओं को भंग कर दिया तो भीलों को रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि भील देसी सेनाओं में छोटा मोटा काम तो करते ही थे। भीलों के द्वारा वसूल किया जाने वाला रखवाली और बोलाई कर को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है, भील पहले कर वसूलते थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया था, उदयपुर राज्य ने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो अब उन्होंने ये दोनों ही काम जो किए थे गलत किए थे, और इन दोनों ही कामों की वजह से 1818 का भील आंदोलन हुआ था। तो हमसे पूछा सत्य कथन कौन से? दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीणा जाति को अपराधी घोषित करने हेतु मीणा जाति को अपराधी घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ? बहुत आसान सा सवाल है, 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। गाइस, अंग्रेज कितने बुरा थे ना, मीणा जाति को मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित कर दिया। मेरे एक फ्रेंड था बहुत टाइम पहले, विकास मीणा, बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1924 में हुआ था। अंग्रेज बुरे थे, इसका मतलब है ना, आप किसी को क्रिमिनल कैसे कह सकते हो ना, सिर्फ जातिवाद के आधार पर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं मीणा समुदाय से नहीं हूँ, ये मत सोचना कि मैं अगर हूँ तो इसलिए कोई प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से भी स्पष्ट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 लेकिन ये अत्याचार हुआ था यहाँ पर, 1924 का एक्ट है, ठीक है। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये सवाल आपको आ सकता है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, कांतिलाल चौथानी ने की थी। देखो यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, कांतिलाल जैन बोले तो बूंदी, कांतिलाल जैन बोला तो बूंदी, कांतिलाल चौथानी बोला तो किशनगढ़, ठीक है। फिर आई रिपीट गाइज, लिख लो कहीं पर, कांतिलाल जैन बूंदी, कांतिलाल चौथानी किशनगढ़। तो हमसे पूछा है किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ की कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संदर्भ में अपने को सही और गलत का पता करना है। तो मैक मोशन का जोधपुर के जो रेजिडेंट थे और इनकी आहुआ में मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर होम्स की नीमच में मृत्यु या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रिगेडियर होम्स का नीमच से कोई संबंध था ही नहीं, इनका तो संबंध था कोटा में। ब्रिगेडियर होम्स ने किया था कोटा में, क्या कहते हैं, जो कब्जा किया था वापस, ठीक है। स्पोर्टी फूड नसीराबाद में थे और इनको मार दिया गया था। कैप्टन बर्टन इनका गला काटकर कोटा के क्या कहते हैं जो प्रधान दरवाजे की गेट पर लटकाया था। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों हो जाता है कि ब्रिगेडियर होम्स जो थे इन्होंने वापस क्या कहते हैं जो कोटा पर कब्जा किया था और इनकी मृत्यु नीमच में नहीं हुई थी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ये इसमें हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय बिथोड़ा पाली, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध गाइस कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। और बिथोड़ा को क्या कहते हैं? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब यहाँ लिखा हुआ 18 सितंबर को लड़ा गया था, तो गलत हो गया। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंघवी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। और इतिहास में काले गोरे को ये नहीं कहते, काले गोरे को कहते हैं चेलावास का युद्ध। जो चेलावास का युद्ध आप पूछेंगे कि सर कब हुआ, तो 18 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर को, ठीक है। तो बिथोड़ा का कब हुआ था? तो बिथोड़ा का हुआ था 8 सितंबर को, ठीक है। एग्जामिनर ने बिथोड़ा लिखा है तो बिथोड़ा का 8 सितंबर को होना चाहिए था, तो पहला गलत हो गया। और काला गोरा का युद्ध चेलावास को बोलते हैं, तो तीसरा गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? तो सिर्फ 2 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 तारीख को हुआ था, है ना। और बिथोड़ा का कब हुआ था? तो 8 तारीख को हुआ था, 8 सितंबर को। 10 दिन का ही गैप था दोनों के बीच में। तो हमारा सिर्फ इसके अंदर क्या कहते हैं, केवल 2 ही राइट है। मोती खां शीतल प्रसाद और तिलक राम जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनके नेतृत्व में आंदोलन का बिगुल कहाँ बजाया गया था? तो ये एरिनपुरा में, जोधपुर रीजन के ये लौंडे थे। और इन्होंने क्या कहते हैं जो एरिनपुरा में जोधपुर राज्य के विरोध में और अंग्रेज सरकार के विरोध में इन्होंने विरोध किया था। तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम धाड़फाड़ आदमी थे यार। मतलब आप सोच के देखिए कि सैनिक थे और पूरी की पूरी सरकार को ही हिला दिया, अंग्रेजों को भी हिला दिया, और जोधपुर के जो राजा थे अंग्रेजों के मतलब जो क्या कहते हैं सहयोगी थे उनको भी हिला दिया। तो इन तीनों का संबंध कहाँ से? एरिनपुरा से। मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। मैंने थोड़ा सा एक चीप वर्ड काम में ले लिया था, तो लौंडा, वो सॉरी, पता नहीं क्या बोला था मैंने, उसके लिए सॉरी, है ना। निकल जाता यार, पता नहीं, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ना, ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ, है ना, क्योंकि सॉरी सिर्फ फीमेल से बोलता हूँ, मेल्स तो सारे के सारे ये वर्ड काम में लेते हैं, मुझे पता है, मेरी लाइब्रेरी में भी लेते हैं, ठीक है। फीमेल से सॉरी, क्योंकि महिलाओं को
हमको मतलब सम्मान से बात करनी चाहिए उनके सामने, यही मतलब अच्छा संस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों को सुमेलित करना। भाई 1857 की क्रांति हुई ना, तब कौन सी रियासत में कौन सा शासक था, ये अपने को पता करना है। और हमसे पूछा असुमेलित, तो गलत कौन सा ये देखना है। सिरोही में शिव सिंह थे, सही बात है। बूंदी में राम सिंह थे, सही बात है। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह थे। जसवंत सिंह कहाँ थे, जसवंत सिंह तो थे भरतपुर में। यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया इन्होंने कि धौलपुर, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा अब आप पूछेंगे कि धौलपुर में कौन था, तो गाइस धौलपुर में था भगवंत सिंह। जसवंत सिंह का संबंध कहाँ से, ऑप्शन वाले का भरतपुर से। धौलपुर में कौन थे, भगवंत सिंह। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें आंदोलन करने वाले भी बाहर के लोग थे और आंदोलन का दमन करने वाले भी बाहर के थे, तो धौलपुर था। तो हमारा यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा, क्योंकि धौलपुर में जसवंत सिंह नहीं थे, भगवंत सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर हो गया इसका सही जवाब, मतलब असुमेलित बताना था, धौलपुर हो गया, क्योंकि जसवंत सिंह था नहीं, भगवंत सिंह थे। जसवंत सिंह तो भरतपुर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन या हत्याकांड का संबंध पता करना है। ठीक है, किनका, बीकानेर से संबंध नहीं था। उदासर बीकानेर से था, दूधवा खारा बीकानेर से थे, मैंने पहले ही बताया था। हनुमान बुढ़ानिया, कांगड़ा कांड का भी बीकानेर से था। तो डाबी कांड का बीकानेर से नहीं था, डाबी का था बूंदी से। डाबी का कहाँ था, बूंदी से था। तो ये तो गलत बात हो गई, तो डाबी का बूंदी से था। और नानक भील और देवीलाल गुज्जर यहाँ शहीद हुए थे, कहाँ पर हुए थे, डाबी कांड में। और डाबी कांड हुआ कब था, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब हुआ था, 1923 को। ठीक है, तो हमसे पूछा है बीकानेर से संबंधित कौन थे, तो 1, 2 और 3 थे। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, असुमेलित तो चौथा हो जाएगा, डाबी कांड बूंदी से संबंधित है। पारसोली समझौते का संबंध किससे, बेगू से है। बेगू किसान आंदोलन जिसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है, और पारसोली समझौता कहाँ से संबंधित है, बेगू से संबंधित है। तो इस हिसाब से पारसोली बेगू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नवंबर 1913 को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर फायर करने का आदेश दिया था। भीलों पर फायर करने का, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो कर्नल सटन ने दिया था। किसने दिया था, कर्नल सटन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेव किसान आंदोलन के संदर्भ में अपने क्या कहते हैं, असत्य कथन का पता करना। अब आप पूछेंगे कि सर मेव किसान आंदोलन क्या होता है। 2 चीज़ें होती है, देखो मेर किसान बोले, मेव और मेर में फ़र्क है, एग्जाम में कन्फ्यूज़ नहीं होता। मेर बोले तो मेर तो मीणा, मेर के मीणा। ठीक है, मेव बोले तो मेव के मुसलमान, मेव के मुस्लिम। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। तो हमसे पूछा है मेव, तो मेव आंदोलन किससे था, मुस्लिम से संबंधित था। ठीक है, अभी देखो मैं ना इसकी पहले एक भूमिका बता, अभी जब राजस्थान की जिलों का नए जिले बनाए गए, तो आपने देखा होगा कि अलवर से ना 2 जिले और बनते हैं अलवर से संबंधित जिले। एक तो बनता है कोटपुतली बहरोड और एक बनता है खेरथल तिजारा। आपके मन में सवाल नहीं आया, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि अलवर से मतलब इतने छोटे छोटे जिले क्यों बनाए। गाइस ना साइबर ठगी का हब है ये मेव एरिया। ठीक है, ये जो मेव एरिया है साइबर ठगी का हब है। सारे अपराध होते हैं, वो हत्या से लेकर मतलब जितने घटिया अपराध आप कह सकते हैं कि होने चाहिए, वो मतलब नहीं होने चाहिए, वो सारे इस एरिया में होते हैं। इस वजह से राजस्थान सरकार ने क्या किया कि इन एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया और यहाँ पर अलग से एसपी बैठा दिया गया। ठीक है, तो ये जिले बनाए गए। अब आप कहते हैं कुछ अच्छे, हम सकारात्मक कारणों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना जरूरी है। चलो कुछ अच्छी लगने वाली बात भी मैंने कह दी है ना, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो हमसे पूछा है कि मेव किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में पता करना है। ठीक है, तो जंगली सुअरों के संबंध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये तो सत्य बात है। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन करके इसे संगठित किया था, बिल्कुल ये भी सही बात है। और इस आंदोलन का अलवर और भरतपुर, ये भी सही बात है। अब हमसे तीसरा गलत क्यों हुआ, तीसरा गलत है कि यहाँ लिखा है कि मेव संकट की जाँच हेतु यासीन खां के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया। यासीन खान नहीं था, उसका नाम था अजीजुद्दीन बिलग्रामी। क्या नाम था, अजीजुद्दीन, मैं लिख देता हूँ अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन बिलग्रामी, अजीजुद्दीन क्या था, बिलग्रामी। ठीक है, तो यहाँ ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ गलत हो गया क्योंकि इसने तो यासीन खान बोल दिया ना, तो ये गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, फटाफट देख लीजिए आप। बिलग्रामी आंदोलन का, बिलग्रामी कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अजीजुद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यासीन खान लिखा हुआ था, तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका असत्य कथन कौन सा है, तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, गोमती नीमा खेमा मैंने बताया था 1881 में बारपाल के समय है ना। तो गोमती नीमा खेमा जोइता आदि नेताओं का संबंध किससे है, 1881 के भील आंदोलन से है, और ये भील आंदोलन बारपाल से संबंधित है। पहला ऑप्शन राइट हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, आप कमेंट, चलिए आप कुछ अच्छा कमेंट करिए, चलो पानी चलो बाद में पियेंगे। चलो रूपा जी और कृपा जी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, बहुत ईजी सवाल है, तो आप चलिए कर सकते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में निमोचना कांड के बारे में जिक्र किया था? निमोचना कांड जिसे राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है, गांधी जी ने इसका जिक्र किया था यंग इंडिया में। किस में किया था? यंग इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र के किसानों ने आबियान कर क्या है? आबियान कर कुछ भी नहीं है। तो किस क्षेत्र के किसानों ने आबियान कर को लेकर आंदोलन किया था? अब आप पूछेंगे सर आबियान कर क्या होता है? आबियान कर होता है सिंचाई का कर होता है। अब बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह कौन सी नहर लेकर आए थे? गंग नहर लाए थे। अब गंग नहर लाए थे तो गंग नहर के एरिया में जो लोकल किसान थे उनसे गंगा सिंह कौन सा कर वसूलते थे? आबियान कर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमसे पूछा है कि किस क्षेत्र से संबंधित था, तो गंग नहर का एरिया जो था ना उससे संबंधित था। ऑप्शन 4 राइट हो गया। अमर सेवा समिति का संबंध कहाँ से? अमर सेवा समिति का संबंध है चिड़ावा से, चिड़ावा से संबंधित है। अच्छा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि चिड़ावा में अमर सेवा समिति का गठन क्या कहते हैं, जो किसने किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, मैं पीता हूँ पानी, ठीक है। फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में कि अमर सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर, आप लिखो है ना कमेंट बॉक्स में, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी जोधपुर में। गाइज यहाँ पर एक कैच है, कैच क्या है कि कलाम की आंसर की ना उन्होंने नींद में बनाई है, उन्होंने नींद में बनाई है, तो बच्चों को वो गलत बताते हैं। मैंने ना 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई है और मैं हर बार कलाम में आपत्ति दर्ज करवाता हूँ और मेरी सारी आपत्तियां सही दर्ज होती है, ठीक है। तो कलाम की आंसर की में तो लिखा है कि जैसलमेर का होता है नागपुर में स्थापना, लेकिन ये तो भाई गलत बात है। तो अपन गलत नहीं सीखेंगे, अपन सही बात सीखेंगे। तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ होती है? तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है जोधपुर में, ठीक है। कौन करते हैं? मगराम वेद जी मीठालाल व्यास जी करते हैं। कौन करते हैं? मीठालाल व्यास, ठीक है। मगराम वेद का संबंध कहाँ से? बीकानेर से। तो जैसलमेर से मीठालाल व्यास हो गया। चलिए गाइस, मुझे पता है मेरी आवाज़ आपको तेज लग रही होगी या कभी कभी क्या कहते हैं आवाज़ की स्पीड तेज हो जाती है, तो आपके पास यूट्यूब ने पूरी सुविधा दे रखी है, ठीक है। आप कमेंट भले ही कर देना आपको अच्छा लगे तो, लेकिन यूट्यूब ने पूरी सुविधा दे सकी। राइट साइड में बटन है, आप आवाज़ को या अगर स्पीड तेज है तो उसको धीमे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से नहीं है? तो गाइस बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ये देखते हैं। दूल्हा जी बांसवाड़ा से है, मोतीलाल जाड़िया जी भी बांसवाड़ा से, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी बांसवाड़ा से। ये मकबूल आलम कौन है? मुझे तो नहीं पता मकबूल आलम कौन है, तो ये भाई बांसवाड़ा से नहीं है, ठीक है। तो बांसवाड़ा से ये नहीं है, तो बांसवाड़ा से नहीं है तो मकबूल आलम, ठीक है, 4 नंबर। और दूल्हा जी, मोतीलाल जाड़िया और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये तीनों बांसवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है। गाइज मैं तो ना, पता है मैं तो इंग्लिश मीडियम का आदमी हूँ, ठीक है, पर मुझे पता है मोस्ट ऑफ जो ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम से है, तो मैं हिंदी में काम करवाता हूँ मैं, ठीक है, मैं मतलब ठीक है। तो अब ना ये क्वेश्चन ना मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको समझाऊंगा, ठीक है। समुदायात्मक को क्या कहते हैं कि समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है। समुदाय को यहाँ तो कलाम ने ना इसकी इंग्लिश भी क्या कहते हैं गलत की है, ठीक है। कम्युनिटी नहीं होता, एसोसिएशन होगा यहाँ पर। वैसे समुदाय को कम्युनिटी बोलते हैं, ये सही है, लेकिन मतलब ऑथेंटिक बात की जाए अगर दबाव समूह के संदर्भ में तो यहाँ पर एसोसिएशन होगा। तो समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, मतलब कौन सा एसोसिएशन वाला दबाव समूह नहीं है। तो देखो फिक्की तो एसोसिएशन है, मजदूर संघ भी एसोसिएशन है, एसोचैम भी एसोसिएशन है, विश्व हिंदू परिषद क्या कहते हैं, ये समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, ये असमुदायात्मक दबाव समूह है। असमुदायात्मक दबाव समूह का गठन होता है भाषा धर्म इनके आधार पर, है ना। तो ठीक है, मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया। और असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद हो जाएगा, है ना। समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद, असमुदायात्मक दबाव समूह है तो विश्व हिंदू परिषद। भाई समुदायात्मक नहीं है जो असमुदायात्मक ही होगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रमुख और प्रथम श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन हुआ था 1920 में हुआ था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? थे लाला लाजपत राय। आप पूछेंगे कि 19 कब गठन हुआ था? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है।
किसका गठन हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब आप पूछेंगे कि सर ये अभी भी जिंदा है क्या? यस बॉस, ये अभी भी जिंदा है। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अभी भी जिंदा है। और अभी ये जो CPI है ना, CPM नहीं बोल रहा हूँ, CPI बोल रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इसका एक संगठन बन चुका है, ठीक है, जिसकी 1920 में स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय साहब थे। कौन थे? लाला लाजपत राय साहब थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। हमसे यही पूछा है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि 66 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ क्या कहते हैं, दबाव समूह दिए गए हैं, ठीक है गाइज। और सामने वो कौन सी पार्टी से रिलेटेड करते हैं। देखो, यूनाइटेड किसान CPM का है, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भी CPM का है, मैंने आपको अभी बताया था, ये भी CPM का है, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ किसका है? तो BJP का है, ये भी सही है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस ये किसका है? CPMI का है, ठीक है। देखो, ये देखो, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन है ना, इसको सिट्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्टू। मेरी लाइब्रेरी में एक लड़की है, मतलब मेरे बगल में ही बैठते हैं, दिव्यांशी जी, वो जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका भी घर पे नाम है सिट्टू। हाँ, ठीक है। तो देखो, सिट्टू जो है ना, सिट्टू को क्या बोलते हैं? CPM। जो CPM है ना, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, उसको CPM की ना सिट्टू है, सिट्टू CPM का हो गया। और ठीक है, और देखिए, आप देखिए, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसकी है? तो ये कांग्रेस की नहीं है, ये है अपने CPI की है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये तो CPI की हो गई, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली, इस कांग्रेस का संगठन कौन सा है? तो इसका संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये तो हो गया CPI का हो गया, ठीक है। तो ये इसका कांग्रेस का नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये भारतीय कांग्रेस का नहीं है, ये CPI का है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एमा, फेफड़ा और ICC, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ना, MO, FIFDA और ICCR, ये क्या है तीनों? ये तीनों क्या है? कुछ भी नहीं है, दबाव समूह है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह के संदर्भ में सही बात नहीं है। सही बात क्या नहीं है? ये सभी अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं। भाई अनिवार्यता तो नहीं लेते, ले सकते हैं दबाव समूह, लेकिन अनिवार्यता नहीं लेते। हमें पता करना है सही कौन सी बात है। केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं, कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक भी कर लेते हैं। और आपको पता है कि फिक्की वगैरह तो क्या कहते हैं, व्यापारिक दबाव समूह है। तो केवल सामाजिक तो नहीं है, और अनिवार्यता चुनाव में भी नहीं है, ये दोनों ही गलत हो गए। ये सीधे नीति निर्माण में भाग नहीं लेते, ये बात सही है, सीधे नीति निर्माण में भाग नहीं लेते क्योंकि इनकी पार्टी होती नहीं है। चौथा ऑप्शन है, ये सभी केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं भाई, आर्थिक क्यों? जैसे विश्व हिंदू परिषद तो क्या कहते हैं, धार्मिक क्यों, मतलब हिंदू संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करता है ना। तो हमसे पूछा सही कौन सा है, तो सही तो यही है, तीसरा ऑप्शन, कि सीधे चुनावों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? बच्चों वाला सवाल है, नाम से ही स्पष्ट है भाई, पर्यावरण होता है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन पीस ही होगा। अब श्रमिक संघ तो पर्यावरण के लिए काम करेंगे नहीं, व्यापार संघ या मानवाधिकार संगठन मानवाधिकारों के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है भाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? फटाक से कमेंट में बताओ, जल्दी 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 जल्दी। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। सब्सक्राइब का मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलता यार, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो कर दोगे ना सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भाषागत समुदाय से संबंधित है? बहुत आसान सवाल है, भाषागत। अब कायस्थ जाति समुदाय हो गया, बब्बर खालसा भी जाति हो गया, या विरोधी संगठन हो गया, सर्व सेवा संघ भी भाषागत तो नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा भाषागत है, ठीक है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। और कहाँ की थी? भरतपुर में की थी, ठीक है। तो ये जो नागरी प्रचारिणी सभा ये अलग है, लेकिन आपको मैं ना अपने राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। तो भाषागत हो गया नागरी प्रचारिणी सभा, और राजस्थान के संदर्भ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ योजनाएं दी गई है, ये करंट का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, टोटल राजस्थान में 25 फ्लैगशिप योजनाएं, जब भी जाओ 25 में 25 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़कर जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला एवं अधिकारिता विभाग की है, सही है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी स्वायत्त शासन की है, सही है। पंच गौरव योजना ग्रामीण विभाग की नहीं है, ये आयोजना विभाग की। कौन से विभाग की है? आयोजना विभाग की।
आप पूछेंगे कि आयोजना विभाग किसके अंडर में आता है, आयोजना विभाग आता है सीएम साहब के अंडर में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है स्वामित्व योजना भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा गलत कौन सा हो गया, पंचगौरव तीसरा गलत हो गया, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग लिखा है जबकि ये आयोजना विभाग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन खरीदने तो 1-1 लाख रुपए दिए गए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 400 बर्तनों का सेट दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बर्तनों का संचालन राजीविका के द्वारा किया जाता है इस बर्तन बैंक का, तीनों ही सही है। तो ये तो हमारा तो तीनों राइट हो गए। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। ये जो 400 बर्तनों का सेट दिया जा रहा है ना, इसके अंदर 6 बर्तन हैं, ठीक है। 6 बर्तनों में 1 थाली, 2 बाटकी, 1 गिलास, 1 चम्मच और 1 आप बताओ क्या ठीक है। तो 6 बर्तनों का सेट है और हर गांव ग्राम पंचायत को 400 बर्तनों का सेट दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे सर किराया कितना है, किराया 3 रुपये किराया, एक सेट का किराया कितना है 3 रुपये। तो टोटल बर्तनों का किराया कितना हो जाएगा 1200 रुपये 400 बर्तनों का। यार अच्छी चीज़ है ना यार, गाँव में 1200 रुपये में आप 400 आदमी जिमा सकते हो, और क्या लोगे, है ना। तो इस हिसाब से इसके तो तीनों ही ऑप्शन राइट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामय राजस्थान नाम से ही स्पष्ट है, निरामय राजस्थान का संबंध संचालन किसके द्वारा किया जाता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी जो 2025 में लाई गई है, इसके बारे में अपने को विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी नहीं, ये है 31 मार्च 2029 तक प्रभावी, 31 मार्च 2029 तक। पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी, सही बात है। लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने पर 7 वर्षों के लिए आपको 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, ये भी सही है। तो पहला गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2027 लिख दिया जबकि 2029 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2029। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर सही कौन सा होगा, 2 और 3 सही होंगे, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2। चलिए, पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में अपने को विचार करना है। पहली बात तो मैं बता दूं कि अपनी राजस्थान की पंचायतें इतनी ढीली है कि जितनी भी पंचायतें उन सब ने ना रिपोर्ट ही नहीं जमा करवाई, ठीक है। तो जितनी ने जमा करवाई उसके आधार पर जो ये पंचायत उन्नति सूचकांक बना है उसकी बेसलाइन रिपोर्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला इसके अंदर ऑप्शन है कि राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक में अचीवर और फर्स्ट रनर अप श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ये बात सही है। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता है, कि बेटा मैंने तो करंट जीके पढ़ा है ना बेटू, तो मेरे को तो पता है ना। अब आप भी करंट जीके पढ़ लीजिए, आपको भी पता हो जाएगा। तो राजस्थान की कोई भी पंचायत इसमें अचीवर या फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत राजस्थान में शीर्ष है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है राजस्थान की सभी पंचायतों ने इस सूचकांक हेतु अपना डाटा सबमिट किया, नहीं यार मैंने पहले ही बता दिया था ना कि सभी ने किया ही नहीं, जितनों ने किया उसके आधार पर रिपोर्ट आई। तो डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत समिति इसमें टॉप है, ये भी सही बात है, पहला दूसरा ऑप्शन। और अचीवर और फर्स्ट रनर अप श्रेणी में कोई भी पंचायत नहीं है, तो पहला भी राइट है। तो हमारा सही जवाब हो गया 1 और 2। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेशी लाल सुतार जी थे, ठीक है। आसान सवाल है, आपको पढ़ते ही याद हो जाए। गणेशी लाल सुतार जी वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको कुछ समितियाँ दिया, जब भी एग्जाम में जाओ मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई नंबर नहीं देगा। जब भी एग्जाम में जाओ मेरी बात याद रखना। क्या बात याद रखोगे गाइस, कि है ना ये समितियाँ जितनी भी है ना, इन सारी समितियों के अध्यक्ष कौन है ये याद करने। तो राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे, कालीचरण सराफ जी थे, बिल्कुल सही बात है। बाबू सिंह राठौड़ जो शेरगढ़ विधायक है वो प्राक्कलन समिति ख के क्या कहते हैं जो अध्यक्ष थे, ये भी सही बात है। टीकाराम जूली जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष है, ये जन लेखा समिति के अध्यक्ष है, ये भी सही बात है। और केसराम चौधरी नाम का जो ये आदमी है ये ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष है। कौन सी कमेटी के, ओबीसी। तो अब आप पूछेंगे प्रश्न एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रश्न एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष है संदीप शर्मा। कौन है, संदीप शर्मा, ठीक है, संदीप शर्मा। अब आप इस क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे ना कि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्न एवं तदर्थ समिति के कौन थे, प्रश्न एवं तदर्थ समिति के कौन थे, संदीप शर्मा थे, ठीक है ना। केसराम चौधरी किसके थे, ओबीसी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, पोखरण में किया, जैसलमेर में। फैक्ट है, याद रखिए।
हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता? तो अर्जुन कुमार बिश्नोई, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक थी? बहुत शानदार रैंक थी, बहुत शानदार पहली रैंक थी। राजस्थान की पोषण पखवाड़ा में कौन सी रैंक है? तो पोषण पखवाड़ा में पहली रैंक है। ठीक है गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली रैंक हो गई हमारी। पंचायती राज एक्ट 1994, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 में कितने अध्याय है? तो 13 अध्याय है। ठीक है, 13 अध्याय है, ये ऑप्शन 2 राइट हो गया, 13 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है? भाई आपको जन सुनवाई करनी होगी और ये तीनों ही स्तरों पर लागू होती है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही राइट हो गए। जन सुनवाई तीनों स्तरों पर होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इसका हो जाएगा तीनों स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सूचना के अधिकार को पंचायती राज संस्थानों में कब लाया गया? 2005 में लाया गया। कब लाया गया? 2005 में। कब लाया गया? 2005 में। ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाएगी? बहुत आसान सी बात है। जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनते कौन है? जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला परिषद के सदस्य चुनते हैं। जब चुनते सदस्य है तो हटाएंगे कौन? हटाएंगे कौन? सीधी बात है कि सदस्य हटाएंगे तो संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हटाएंगे ना। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन हटाएगा? संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हटाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता देने हेतु वित्त आयोग का गठन किस धारा में होता है? 243 आई। ठीक है, और नगर निगम के लिए होता है वाई में। ठीक है, 243 आई में वित्त आयोग का गठन होता है पंचायती राजों के लिए, और नगर निगम या शहरी निकायों के लिए होता है 243 वाई में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि वित्त आयोग का गठन राजस्थान में पहली बार कब हुआ? तो 1996 में हुआ। ठीक है, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों के लेखा परीक्षा दैट मीन्स कुछ नहीं होता, ऑडिट होती है। ठीक है ना, ऑडिट कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। तो पंचायती राज संस्थानों की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्थान पर होती है? तो राजस्थान के महालेखा परीक्षक पर होती है। देखो एक चीज होती है, भारत का जो महालेखा परीक्षक होगा ना, वो भारत सरकार की तो ऑडिटिंग करेगा ही करेगा, प्लस हर राज्य की करेगा। कंफ्यूज होना ही नहीं है। भारत का महालेखा परीक्षक हर राज्य की अलग से ऑडिटिंग करता है और भारत सरकार की भी करता है। तो राजस्थान की पंचायती राज संस्थानों की कौन करता है? तो राजस्थान का जो महालेखा परीक्षक होगा। तो ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट है ई पंचायत, तेरी ई पंचायत। ठीक है, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, तेरी ई पंचायत। तो 2013, 13 से 2013। ठीक है, तो राजस्थान में ई पंचायत का शुभारंभ कब हुआ? तो 2013 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 39 किस लिए होती है? सरपंच को डिसमिस करने के लिए, सरपंच को हटाने के लिए होती है ना। तो धारा 39 का संबंध किससे है? तो सरपंच को हटाने से है। ठीक है, धारा 39 का संबंध सरपंच को हटाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायतों की लेखा पुस्तकों को संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखो लेखा पुस्तकों की ऑडिटिंग कौन करेगा? तो ऑडिटिंग तो करेगा राजस्थान का महालेखा परीक्षक, लेकिन संधारित करना दैट मीन्स रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संधारित करने का, रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना चीज़ों को, अब उसके लिए तो वहाँ का जो ग्राम सेवक होगा ना, वीडियो, वही करेगा। कौन करेगा? वीडियो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे की तरफ। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 2 क्लोज 14। धारा 2 क्लोज 14 में क्या दी गई है कि पंचायत क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अगर अभी तक यहाँ तक आ गए हो ना, तो फटाक से एक कमेंट करो यार, कमेंट करो। मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। बोलो कि सर आपने 91 नंबर क्वेश्चन पे जो बात कही थी, मैंने उसी के संदर्भ में कमेंट किया है। और मेरा नाम है पवन, जैसा कि आपको पता है। तो सर कुछ भी बताओ यार, जिससे मुझे पता चले कि आप 91 नंबर क्वेश्चन तक आए हो, है ना। ठीक है, तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज, फीमेल्स तो मुझे पता है, सारी फीमेल्स ना कमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका ये जो भाई है और ये उनकी बहुत मदद कर रहा है, उन्हें घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है और घर पर ही वो कलाम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रही है, जो शायद अगर सारी टेस्ट सीरीज़ लेते हैं दोनों पेपर की, तो जो 3304 रुपये की है। और भाई उनका मस्ती से उनको क्या कहते हैं, जो फ्री में करवा रहा है। और मेल यार करो, छोड़ो, कमेंट करो आप लोग भी, है ना। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की संस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत चुनावों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखो राजस्थान में पंचायत चुनाव का कौन सी संस्था करेगी? तो राजस्थान निर्वाचन आयोग करेगा। भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है? भारत निर्वाचन आयोग भारत सरकार का चुनाव कराता है और हर राज्य की राज्य सरकार का कराता है। तो राजस्थान का निर्वाचन आयोग क्या करेगा? वो पंचायती राज चुनावों का क्या कहते हैं, संचालन करेगा। तो ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में विशेष बैठक की सूचना
हेतु कितने दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना दी जाती है। तो गाइस मैंने 2 क्वेश्चनों पर कलाम में आपत्ति दर्ज करवाई है। पहले मैंने करवाई थी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना नागपुर में नहीं होती है, जोधपुर में होती है, जो तो 100% कन्फर्म है, ठीक है। दूसरी मैंने करवाई है इसी क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ लिखा विशेष बैठक। गाइस जहाँ तक मुझे पता है विशेष बैठक 3 दिन पहले सूचना देनी होती है। विशेष या आपात बैठक जब भी करो तो 3 दिन पहले सूचना दो। रेगुलर बैठक के लिए 7 दिन होता है, ठीक है ना। तो मैं मेरी तरफ से तो 3 दिन ही कहूँगा, क्योंकि विशेष या आपात के लिए तो 3 दिन होता है, लेकिन कलाम ने 7 दिन कहा है। तो अब आप देख लीजिए, अगर कोई वास्तव में मेरी बात मानना चाहे तो विशेष बैठक या आपात बैठक 3 दिन पहले आप सूचना दो, रेगुलर बैठक के लिए 7 दिन दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज में सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है सोशल ऑडिटिंग, ठीक है। सोशल ऑडिटिंग की शुरुआत होती है 2006 में होती है। एक सीपी जोशी करके राजस्थान के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो सोशल ऑडिटिंग 2006 में शुरू होती है, ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज में। राजस्थान पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। अब भाई विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, आईएएस ऑफिसर ही होगा डेफिनेटली। अच्छा वो कौन होगा कि विभाग का प्रमुख है तो वो सचिवालय में बैठने वाला शासन सचिव होगा। तो ऑप्शन 2 नंबर राइट हो गया। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण के हेतु संस्थान कौन सा है। पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे सरपंच वगैरह हैं या प्रधान हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इन सब का, और हमारे वीडियो साहब हैं, ग्राम सेवक, इन सब का प्रशिक्षण कहाँ होता है ये हमें बताना है। उस प्रशिक्षण के संस्थान का नाम क्या है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं HCM रीपा क्या है। HCM रीपा है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ तो होती है ट्रेनिंग RAS ऑफिसर्स की और RPS ऑफिसर्स की। जैसे IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, IAS ऑफिसर की होती है लबासना में, और IPS की कहाँ होती है, तो IPS की होती है हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में। तो जैसे राजस्थान में RAS और RPS की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो HCM रीपा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल तो है पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग होती है SIRD में। पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, SIRD। आप कहते हैं सर SIRD की फुल फॉर्म क्या है, तो SIRD की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब गांव। तो राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना, इसको SIRD बोलते हैं। देखो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी करते हैं इसकी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, SIRD। तो हमसे पंचायत प्रतिनिधियों का पूछा है तो इसके लिए SIRD होगा। हमसे अगर RAS या RPS के लिए पूछता तो उसके लिए HCM रीपा होता, ठीक है। तो SIRD में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायतों की स्वायत्ता दैट मीन्स ऑटोनॉमस, उनको ऑटोनॉमस बनाने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए, स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए। स्वायत्ता कब होती है, जब आपके पास पावर्स होते हैं, शक्तियाँ होती है। तो शक्तियाँ मिलती है 243G में। शक्तियाँ किस में मिलती है, तो 243G। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा G राइट होगा। H में क्या होता है, H और X में क्या होता है, 243 H और X में क्या होता है, तो इनमें होती है उनको कर लगाने की पावर्स, ठीक है। X में किसको पावर्स होती है, आपने 243X एक्ट का यूज़, धारा का यूज़ करके नगर पालिकाएँ अपने कर लगाती है, और H का यूज़ करके ग्राम पंचायत कर लगा सकती है, जो कि लगाते नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया G राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई पद रिक्त हो जाए पंचायतों में भी तो उसका चुनाव 6 माह। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट मीन्स CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद किस संवर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है, तो बहुत आसान सवाल है, IAS को सौंपा जाता है। IAS ऑफिसर होता है वही जिला परिषद का CEO बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज से पवन प्रजापति सर के बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्यों नहीं कंफ्यूज रहेंगे, मेरे दोस्त कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो देखो चार चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो ग्राम सभा की बैठक होती है वो 4 बार होती है। कितनी बार होती है, 4 बार, ठीक है। तो पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं 4 बार। अब मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। तो 4 बार ये राइट, 4 बार इसकी बैठक होती है। एक पहली बैठक होती है 15 अगस्त को, दूसरी होती है 26 जनवरी को, तीसरी बैठक होती है 1 मई को। 1 मई को क्या है, मजदूर दिवस है। चौथी बैठक कब होती है, चौथी बैठक होती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को। पहली बैठक होती है 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को, फिर 26 जनवरी को, फिर 1 मई मजदूर दिवस को, और दूसरी होती है 2 अक्टूबर। इसको 20 मत समझना, 2 अक्टूबर को होती है। अब आप कहेंगे कि 15 अगस्त के दिन ही बैठक करना जरूरी है। नहीं बेटा, 15 अगस्त के दिन बैठक करना जरूरी नहीं है। आप ये जो 4 तारीखें दी हुई है ना, साल में 4 बार बैठक करनी है, लेकिन इन तारीखों के 15 दिवस के भीतर कभी भी कर सकते हो। जैसे मान लो 2 अक्टूबर को बैठक नहीं कर पाए तो 4 को कर लो, 5 को कर लो, लेकिन 2 अक्टूबर के 15 दिवस के सर्किल में ही करनी है ना।
तो राजस्थान में ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार अनिवार्य है, 4 से अधिक बार आप कर सकते हो। 4 बार कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों की संपत्ति के देखरेख एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है? तो बहुत आसान सवाल है कि देखो, ग्राम सेवक जो होता है ना, ये टेम्परेरी आदमी होता है और ये व्यक्तित्व है, ठीक है। और सरपंच भी टेम्परेरी होता है 5 साल के लिए और ये भी व्यक्तित्व है। तो अब देखो, संपत्ति की सुरक्षा कौन अच्छे से कर पाएगी? जो एक क्या कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी हो और एक निकाय हो। तो ग्राम पंचायत की संपत्ति है तो ग्राम पंचायत ही उसकी क्या कहते हैं सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ग्राम सेवक लगे, लेकिन एक बार ये देखो कि भाई संपत्ति की देख रेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसी हमें एक निकाय, बॉडी, इदारे, संस्थान की जरूरत पड़ती है, तो ग्राम पंचायत खुद ही होगा। तो गाइज हमारे सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने अगर अभी तक यहाँ पर आप पहुँचे हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि सर हम लास्ट 100 क्वेश्चन तक गए थे, और आपको क्या फील होता है वो भी बताना। और चलो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। और थैंक यू, मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप आ सकते हो, वहाँ से आप चाहो तो बात भी कर सकते हो, कोई आपके डाउट्स हो, और जैसे क्या कहते हैं जो PDF वगैरह भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।